एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन 24 विद आनंद में। इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्री क्या है और उसको किस तरीके से कंप्यूटर में किया जाता है। इनको करने से पहले हमें मैनुअल तरीका समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्रियाँ किस तरीके से की जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री क्या है। हम किसी भी बड़े या छोटे व्यापार में कोई भी जो लेन देन करते हैं उसे ही जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे किसी भी कंपनी से माल खरीदना, जैसे हमने किसी भी कंपनी से माल खरीद लिया और उसको किसी व्यक्ति को बेच दिया, किसी को पैसे का भुगतान करना, किसी से पैसा प्राप्त आदि करना, उसे हम अपनी बुक में लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि किसका कितना हिसाब है, उसे ही जर्नल एंट्री कहते हैं। ये होगी जर्नल एंट्री की परिभाषा। इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर में जर्नल एंट्रियाँ जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं जर्नल एंट्री में और क्या क्या है। जैसे जर्नल एंट्री करनी है तो उसके लिए हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते, इनके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी संस्था का नाम, किसी भी कंपनी का नाम आदि के नाम से खोले खाते जो खोले जाते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम का खाता, बैंक में खाता, वीनस ऑटोमोबाइल कंपनी में खाता आदि। जर्नल एंट्री करने के नियम: पाने वाले खाते को डेबिट साइड करते हैं और देने वाले खाते को क्रेडिट साइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम से माल खरीदा। इसमें माल शब्द जो आया है उसमें हम परचेज अकाउंट और जो राम है जिसे हमने खरीदा वो एक व्यक्तिगत अकाउंट, ये 2 अकाउंट प्रभावित होंगे। माल हमारे पास आया है और ये नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। नॉमिनल अकाउंट जो खर्चों के लिए बनाया जाता है और राम एक व्यक्ति का खाता है, तो इसके लिए हम इस एंट्री को ऐसे करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और राम को क्रेडिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा अकाउंट हमारे सामने वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। इसको समझते हैं बच्चों एक बार। जो खाते व्यापार की चल तथा अचल, मूर्त तथा अमूर्त आदि संपत्ति को दर्शाते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुएं आती हैं, वस्तु या संपत्ति। यहाँ पर वस्तु या संपत्ति, यहाँ पर वस्तु या संपत्ति के खाते आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे फर्नीचर, मेज, टेबल, कंप्यूटर, रोकड़ आदि। जर्नल एंट्री करने के नियम: जर्नल एंट्री रियल अकाउंट्स का जो नियम होता है उसमें व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति, मतलब कोई भी संपत्ति या वस्तु जब हमारे बिजनेस में आती है तो उसके खाते को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को, मतलब जब कोई भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यापार से जाती है उसके खाते को हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, फर्नीचर खरीदा। अब हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया है और कैश गया है तो फर्नीचर के अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, और कैश के खाते को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अकाउंट है वो है नाम मात्र खाते। जो खाते व्यापार की आय, व्यय तथा लाभ हानि आदि को दर्शाते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स या नाम मात्र खाते कहलाते हैं। मतलब जो व्यापार में लाभ, हानि, आय और व्यय के खाते होते हैं उन्हें हम नाम मात्र खाते या नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। जैसे वेतन दिया, वेतन मतलब सैलरी, मजदूरी दी मतलब वेजिस दिया, कमीशन मिला, इंटरेस्ट प्राप्त किया, किराया चुकाया। इस प्रकार हमारे इसमें खर्चे और हानि के खाते होते हैं। इसके नियम को देखिए एक बार। जर्नल एंट्री करने के लिए इसका एक नियम है, सभी व्यय एवं हानि को डेबिट करते हैं और सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हमारे पास किसी प्रकार का कोई खर्चा या हानि होती है तो उसके खाते को डेबिट कर दिया जाता है, और जब किसी प्रकार का कोई लाभ होता है या आय होती है तो उसके खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने है वेतन दिया, वेतन मतलब सैलरी, तो यहाँ पे हमने सैलरी के खाते को कर दिया डेबिट और कैश के खाते को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि हमारे बिजनेस में ये खर्च है और सैलरी
वेतन ये खर्चा होता है जिसके जरिए हमारे बिजनेस से पैसा जाता है। तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इसके खाते को डेबिट कर देंगे। और कैश हमारे बिजनेस से गया है, जब वस्तु या संपत्ति जाती है तो उसके खाते को क्रेडिट कर देते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे सामने एक जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखिए कैसे होता है, ये देखिए इसमें डेट दी हुई है, अकाउंट्स नेम दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट्स के अलग अलग कॉलम्स दिए हुए हैं। तो डेट में तो आपने लिखा हुआ जनवरी 1, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी लेन देन होती है तो उसके लिए एक डेट होती है, तो हम उसको एक डेट में लिखते हैं। यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन में लिखते हैं डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, मतलब जो अकाउंट डेबिट साइड लिखने हैं या क्रेडिट साइड लिखने हैं वो सभी अकाउंट इस कॉलम में लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है डेबिट और क्रेडिट कॉलम। डेबिट में हमें अमाउंट लिखना होता है, जो अमाउंट डेबिट होगा उसको डेबिट कॉलम में लिख देंगे और जो अमाउंट क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चीज़ दी हुई हैं, जैसे डेट, इसमें वह तिथि लिखी जाती है जिसमें जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें आ चुकी हैं। इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको भी समझते हैं। प्रारंभिक रहतिया मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब हमारे बिजनेस में जब भी कोई वस्तु होती है, वर्ष के अंत में जो माल पिछले वर्ष का रह जाता है, मतलब पिछले वर्ष जो माल हम बेच नहीं पाए और वो रह गया है, अगले वर्ष उसी को ही ओपनिंग स्टॉक बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगला है नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। रहतिया मतलब जो रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आवधिक बिक्री टर्नओवर। एक निश्चित अवधि तक होने वाली नगद एवं उधार बिक्री को टर्नओवर कहते हैं, मतलब पूरे साल में, पूरे एक फाइनेंस ईयर में हमने जो भी चीज़ बेची है या खरीदी है उसकी जो भी लागत है उसको टर्नओवर कह सकते हैं। अगला है नंबर 4 कमीशन। माल की मात्रा के आधार पर खरीद के समय दिए गए डिस्काउंट को कमीशन कहते हैं। मतलब हमें अगर कोई अपनी वस्तु को ज़्यादा मात्रा में बेचना तो हम उस पर कमीशन भी दे सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रकार से एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। कमीशन कंपनी का पार्टनर जब व्यापार में एक से ज़्यादा व्यक्ति एक निश्चित अंश के रूप में कैपिटल, पैसा या माल लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। देखिए कंपनी को चलाने के लिए पार्टनर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें व्यापारी तो होता ही है, साथ में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बना लेता है। तो इसमें कंपनी का ओनर और उसका पार्टनर दोनों मिलकर व्यापार चलाते हैं। ठीक है, कंपनी का मालिक प्रोप्राइटर्स, कंपनी का मालिक प्रॉपर्टीज वह व्यक्ति जो व्यापार में कैपिटल पूंजी लगाता है, ट्रेड का संचालन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार होता है। जो व्यापारी व्यापार में पैसा लगा देता है प्रोप्राइटर बोल देते हैं उसको, उसकी लगाई गई पैसे को पूंजी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 7 संपत्ति। यहाँ पर बताया गया फिक्स एसेट्स। संपत्ति में वे सब वस्तुएं आती हैं जो अधिक समय तक चलती है, जिन्हें स्थायी संपत्ति भी कह सकते हैं। फिक्स एसेट्स को आप ये देखकर भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यापार बिना फिक्स एसेट्स के नहीं चलता। कुछ बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ वस्तुओं को खरीदना पड़ता है, फिर उनको बिजनेस में उपयोग करना पड़ता है, या छोटे शब्दों में ये कहें कि जो वस्तु हमारे बिजनेस में आई है और उसका उपयोग हो रहा है उसको ही स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे है पूंजी। नंबर 8 उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, उसे ही व्यापार शुरू होता है। मतलब बिना पैसे या पूंजी की सहायता से बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। शुरुआत में जो भी हमारे पास व्यापारी द्वारा पैसा लगाया जाता है उसे ही पूंजी कह देते हैं। नंबर 9 आहरण। व्यापार से जो पैसा मालिक निजी प्रयोग के लिए या अपने स्वयं के ऊपर इस्तेमाल कर लेता है, इसमें धन भी होता है और माल भी होता है जो व्यापार से निकाल लेता है अपने निजी प्रयोग के लिए, उसे ड्राइंग कह सकते हैं। आहरण निकाली गई राशि। दायित्व वह धन जो व्यापारी दूसरों को देता है दायित्व कहलाता है। दायित्व मतलब हमने किसी से उधार में माल खरीदा है और उसको पैसा नहीं चुकाया है, वो इसमें खर्चे भी आ जाते हैं, जैसे सैलरी दे देना, बिजली का बिल दे देना, ये सभी दायित्व होते हैं। आगे है नंबर 11 माल गुड्स। जिस वस्तु का कोई व्यापारी व्यापार करता है उसे माल कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ हमने खरीदी है व्यापार करने के लिए उसे ही हम माल या गुड्स कह सकते हैं। आगे है नंबर 12 कटौती। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहक से वस्तु या पूरा मूल्य न लेकर कुछ छोड़ देता है, अंत माल के मूल्य में कुछ
रियायत कर देता है। कटौती का मतलब रियायत करना होता है बच्चों। मतलब अगर आपको अपने कस्टमर से लंबे समय के लिए बिजनेस को बनाए रखना है और उससे व्यापार करना है तो आप अपने ग्राहकों को कुछ छूट दे देते हैं, उसे ही व्यापारिक छूट कह सकते हैं। नंबर 14, नगद छूट। यह छूट तब दी जाती है बच्चों जब हमें किसी से जल्दी पैसा प्राप्त करना हो। मतलब हम अगर किसी को पैसे दे रहे हैं और हमें छूट मिल रही है तो हम उसको जल्दी पैसे दे देते हैं, क्योंकि हमें एक निश्चित अवधि के रूप में छूट प्राप्त होती है। इस छूट का मुख्य उद्देश्य कस्टमर से जल्द भुगतान प्राप्त करना होता है। इसका पुस्तक में लेखा किया जाता है। मतलब व्यापारिक छूट का कोई लेखा नहीं किया जाता, जबकि कैश छूट का किया जाता है। कैश क्योंकि हमने व्यापारी को कितने रुपए में व्यापार किया है, क्या खरीदा था, उससे एक्चुअल में कितना पैसा लिया जाना था और उससे एक्चुअल में प्राप्त कितना हुआ, इस बात की पुष्टि होती है। तो इसका लिखित में ब्यौरा होता है। खाता, जब किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से संबंधित सौदे छांटकर एक स्थान पर लिखे जाते हैं उसे व्यक्तिगत खाता कह सकते हैं। मतलब खाता वो हो गया, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उन सब के हमें लिखित में कुछ थोड़ा बहुत ब्यौरा रखना पड़ता है, जिसका भविष्य में पता लगाया जा सके कि इस लेन देन में हमें कुल कितना लाभ हुआ, हानि हुई। इस प्रकार से सभी प्रकार के खाते में बनाने पड़ते हैं। नंबर 16, प्रमाणक। वाउचर, जब माल या धन लेन देन किया जाता है तो उसे प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे ही वाउचर कह सकते हैं या प्रमाणक कह सकते हैं। जैसे जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, ये इस प्रकार के वाउचर हम आगे के वीडियोज़ में, क्लासेस में सीखेंगे। स्पष्टीकरण, कोई भी लेन देन होती है, जब भी कोई लेन देन होती है, ये नंबर 17 बच्चों, रोजनाम, ये कहते हैं रोजनामचा, ये गलत लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री। मतलब जब भी हम कोई जर्नल एंट्री या कोई लेन देन करते हैं तो उसके नीचे स्पष्टीकरण के रूप में लिख दिया जाता है नरेशन। अकाउंट्स में इसको नरेशन बोल देते हैं या हिंदी में स्पष्टीकरण बोल देते हैं कि हमने जो ऊपर लेन देन की है वो क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, राम से माल खरीदा, तो उसको ही नरेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है। 19, व्यय। आय का मतलब पहले 18 देखते हैं। आय, व्यापारिक लेन देन के कारण जो आमदनी व्यापार को होती है उसे आय कहते हैं। एक्सपेंस, व्यय, आय की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की लागत व्यय कहलाती है। मतलब हमारे बिजनेस के खर्चे, अगर किसी वस्तु को हमें बेचना है तो उस पर होने वाली लागत को व्यय कह सकते हैं। लेखा एंट्री, प्रत्येक सौदे को पुस्तकालय के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार लेखा किया जाता है, उसे ही एंट्री कह सकते हैं। इसके बाद बताया लाइव स्टॉक, इसके अंतर्गत पशु पक्षी आदि आते हैं। मतलब हम अपने व्यापार में कुछ पशुओं और पक्षियों को भी खरीदते हैं। जैसे हमने पहाड़ों में हमारा कोई बिजनेस है और वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नहीं चलती तो हम वहाँ पे घोड़े या खच्चर खरीद लेते हैं, जिनसे हमारी यातायात जो है, हमें सामान को लाने ले जाने में ये काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। तो लाइव स्टॉक बोल देते हैं, जो जीवित पशु पक्षी होते हैं उनसे हम अपना बिजनेस करते हैं और उनसे वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ट्रैवल कराया जा सकता है। पेशा, प्रोफेशन, किसी विशेष योग्यता के द्वारा धन कमाना पेशा कहलाता है, जिसमें सर्विसेज आती हैं। व्यापार, बिजनेस, किसी वस्तु के क्रय विक्रय या उत्पादन द्वारा धन कमाना व्यापार कहलाता है। असामान्य, अब नॉर्मल लॉस, जो हानि व्यापार के लापरवाही, आग लगना, माल चोरी होना या न किसी आपदा के कारण होने वाली हानि को कहते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में असामान्य रूप से जो हानियाँ होती हैं उनको अब नॉर्मल लॉसेस कह सकते हैं। देनदार, इस देनदार शब्द जो है ये हमारे उन व्यक्तियों के लिए, इसमें सभी पर्सनल अकाउंट शामिल होते हैं, किए जाते हैं। जैसे संस्था द्वारा जिन व्यक्तियों या कंपनी को माल बेचा जाता है, मतलब जिन व्यक्तियों को हमने उधार में माल बेच दिया हो और उनसे अभी तक पैसा प्राप्त ना हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को हम देनदार कह सकते हैं। ठीक है। लेनदार, इसमें सभी पर्सनल अकाउंट शामिल किए जाते हैं। संस्था द्वारा जिन कंपनी अथवा व्यक्ति से माल खरीदा जाता है, मतलब हम जिन व्यक्तियों से उधार में माल खरीदते हैं उनको पैसा नहीं दिया है हमारे द्वारा अभी तक, तो उनको हम लेनदार कह सकते हैं, वो हमारे लेनदार हो जाएंगे। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो व्यय प्रति इकाई किसी उत्पादन पर तय किए जाते हैं उन्हें प्रत्यक्ष व्यय कह सकते हैं। अब ये भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे खर्चे होते हैं जो हमारे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल पर
या उससे संबंधित सभी प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो ऑफिस से बाहर घटित होते हैं। इसके बाद है अप्रत्यक्ष व्यय, जो व्यय प्रति इकाई किसी उत्पादन पर तय नहीं किए जाते, मतलब ये उत्पादन पर ना होकर के ऑफिस के अंदर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस के अंदर सैलरी वगैरह होती है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, ऑफिस के अंदर के जो खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ऑफिस से बाहर होते हैं, जैसे हमने कोई माल खरीदा है, उस पर कोई चुंगी कर दिया है, या उस पर कोई कस्टम ड्यूटी दी है, या उस पर हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया है, उस पर मजदूरी दी है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद है नगद व्यापार, कैश ट्रेड। जब व्यापारी किसी भी वस्तु की क्रय विक्रय केवल नगद करता है उसे नगद व्यापार कहते हैं। क्रय, व्यापारी जिस माल का व्यापार करता उसे उसकी खरीद को क्रय कहते हैं। विक्रय, व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है उसकी बिक्री को विक्रय कहते हैं, मतलब जिस चीज़ को खरीदा जाता है उसको क्रय बोल देते हैं, जिसको बेचा जाता है उसको विक्रय बोल देते हैं। बैड डेबिट्स, व्यापारी द्वारा उधार बेचे गए माल में जो पैसा डूब जाता है। इसका अर्थ ये भी है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को उधार में माल बेच दिया है और उस व्यक्ति का दिवालिया हो गया है और उसका कोई अता पता नहीं है और पैसे आने की संभावनाएं समाप्त हो चुके हैं, उसको हम बैड डेबिट्स कह सकते हैं। आगे है 34 क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। माल खरीदने के बाद यदि यह पता चलता है कि जिस तरीके का माल व्यापारी चाहता था उस तरीके का माल नहीं मिला है, उसे क्रय वापसी कह सकते हैं। मतलब हम कोई भी माल खरीद के उस माल को वापसी लौटा सकते हैं। खरीदा हुआ माल वापस कर देना ही परचेज रिटर्न होता है। विक्रय वापसी, सेल रिटर्न, अगर हमने किसी को माल बेच दिया है, हमारे द्वारा बेचा गया माल अगर हमें वापसी मिल जाए तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं बच्चों। ठीक है, हमने आज सीखा है कुछ अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स देखी, हमने अकाउंट्स के रूल्स को देखा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।